Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone please confirm बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग पहले confirm कर देंगे चैट बॉक्स में। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? Everyone please confirm in the chat box बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? Everyone please confirm in the chat box बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? Audio video is clear to everyone. Please confirm in the chat box बेटा. हेलो विवेक, हेलो बेटा, एक बार कंफर्म करना ऑडियो वीडियो क्लियर है? Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone please confirm in the chat box बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? तो आई होप, वेरी गुड, मैं भी एकदम ठीक हूँ बेटा। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो कि आप लोग कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द मार्शल मिक्स डिजाइन। तो लास्ट क्लास में मार्शल मिक्स डिजाइन की हम लोगों ने बातचीत कंप्लीट कर ली, और मार्शल मिक्स डिजाइन का डिस्कशन कंप्लीट करते ही जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 4 था, तो फर्स्ट चैप्टर वाज द इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर वाज द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, तीसरा चैप्टर जो हमारा था दैट वाज द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एंड फोर्थ चैप्टर वाज हाईवे मटेरियल। तो ये 4 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो अगर लास्ट क्लास तक के डिस्कशन की बात करें तो टिल द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स। और साहब अब बात करेंगे आखिरी चैप्टर की, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं। 60-70 दैट इज द यूनिट, कितने mm? तो जो लास्ट क्लास में मैंने विवेक आपको स्लाइड प्रोवाइड की है, वहां पर 60 और 70 एक मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम वैल्यू है। इतना जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको मेंशन किया गया है। उसके बेसिस पे हम ग्रेडिंग करते हैं बिटुमिन की। ऑन दैट बेसिस वी आर डिफाइनिंग, वी आर क्लासीफाइंग द बिटुमिन। अब जितने भी बिटुमिन है सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम नहीं होंगी ना, एंड बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिटुमिन वी कैन क्लासीफाई। तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द बिटुमिन। तो ऑल दीज पॉइंट्स इज मेंशनड, वहां पर ये सारी बातें मैंने मेंशन की हैं, तो एक बार उसको रिफर कर लेना। दिस इज द वन ऑफ द वे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द बिटुमिन, फॉर द ग्रेडिंग ऑफ द बिटुमिन। तो हाईवे मटेरियल वाले चैप्टर की बेटा अगर बात करें तो 2 टेस्ट अभी बाकी हैं, याद है?
तो इसमें अभी हम लोग अगर बात करें तो सॉइल से रिलेटेड दो टेस्ट आपने सर बोले थे, एक था सीबीआर टेस्ट और एक था प्लेट लोड टेस्ट। तो अब तक आपने सर इन टेस्ट के बारे में बात नहीं की है, सीबीआर टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट। कोई बात नहीं, मुझे याद है। तो अब कैसे क्या बात करने वाले हैं, तो अगला जो चैप्टर है बेटा उसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं डिजाइन ऑफ पेवमेंट की। तो डिजाइन ऑफ पेवमेंट में दो तरीके की पेवमेंट का हमें डिस्कशन करना है। वन इज गोइंग टू बी द फ्लेक्सिबल पेमेंट, पहली पेमेंट जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द फ्लेक्सिबल पेमेंट। और दूसरा पेमेंट का जो डिस्कशन करेंगे तो वी विल परफॉर्म द एनालिसिस फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा मैंने कल भी आपको आई होप बताया होगा कि सीबीआर टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग सीबीआर टेस्ट का, और रिजिड पेमेंट के केस में वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेट लोड टेस्ट। यहाँ पर जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द प्लेट लोड टेस्ट। तो आपके जो सॉइल के दो टेस्ट हैं, सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज टू टेस्ट ऑफ द सॉइल, और दोनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अगर बात करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें, तो हर अलग अलग एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। और अगर इन दोनों टेस्ट को कंपेयर किया जाए, सीबीआर टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट को, इफ वी आर कंपेयरिंग द सीबीआर टेस्ट एंड द प्लेट लोड टेस्ट, तो यू विल फाइंड कि सीबीआर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और अगर कभी कोई आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि अगर हाईवे इंजीनियरिंग के डिस्कशन से रिलेटेड डिस्कशन होगा तो दे कैन आस्क अबाउट द सीबीआर टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी अगर बात करें, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से भी बात करें, और साथ साथ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो ये रूपरेखा रहने वाली है, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का डिस्कशन करना है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ सीबीआर टेस्ट की बातचीत कर लेंगे और रिजिड पेमेंट के साथ प्लेट लोड टेस्ट की बातचीत कर लेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द चैप्टर नंबर 5। और चलिए साहब इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया जाए अब। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे पेवमेंट के बारे में। ऑल्दो पेवमेंट के बारे में हम लोग स्टार्टिंग से ही बात करते चले आ रहे हैं कि भैया पेमेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। पेमेंट प्रोवाइड करने, पेमेंट क्या बेसिकली इट इज द हार्ड सरफेस, और ये हार्ड सरफेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द स्मूथ व्हीकुलर मूवमेंट, ताकि जो भी ट्रैफिक है, जो भी व्हीकल है, वो रोड पे स्मूथली मूव कर पाए, कंफर्टेबल कंडीशन में मूव कर पाए। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर प्रोवाइडिंग दिस हार्ड सरफेस। जैसा कि आपने बोला था कि सर एक व्हील का सॉफ्ट सॉइल में मूव करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द हार्ड सरफेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है पेमेंट को प्रोवाइड करने का, ये तो बहुत पहले से क्लियर है। अब ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। दो तरीके की पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। तो एक जरा इसकी कंपेरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं, इनके फीचर्स को समझ लेते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के क्या फीचर्स हैं और रिजिड पेमेंट के क्या फीचर्स हैं। वी वांट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेमेंट, और फिर बात करेंगे डिजाइन पैरामीटर फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट। देन वी विल स्टार्ट अवर, पहले हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के बारे में। तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो फॉर दैट वी विल हैव द डिस्कशन रिलेटेड टू द डिजाइन पैरामीटर फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। ठीक है भाई, चलिए साहब। तो सबसे पहला, बहुत तरीके की पेमेंट है, टाइप्स ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो एक फ्लेक्सिबल पेमेंट है, एक रिजिड पेमेंट है, सेमी रिजिड पेमेंट है, कंपोजिट पेमेंट है। हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है, आवर डिस्कशन इज लिमिटेड टू दीज 2 टाइप ऑफ द पेमेंट एज आई मेंशन्ड अर्लियर। ठीक है, आवर डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू द
these two types of the payment. One will be the flexible payment and another is going to be the rigid payment. चलिए साहब, सबसे पहला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का, एक कंपैरिजन करते हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। अभी कोई पॉइंट नोट मत करना, आई विल प्रोवाइड यू द टाइम टू नोट ऑल दीज पॉइंट्स। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट। पहले इन सभी पॉइंट का जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए, और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कदार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखें तो यहाँ पर मुझे अलग अलग लेयर दिख रही है। कोई मुझे बताएगा क्या कि आप अलग अलग लेयर में पेमेंट का कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? अलग अलग लेयर में पेमेंट का कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? ये पॉइंट सभी को पता है, और ऐसा नहीं कि अभी पता चला है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही पता चल गया था। तो वाई वी आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट लेयर ऑफ द पेमेंट, डिफरेंट लेयर्स इन द पेमेंट, क्योंकि सर हर लेयर में हम अलग अलग क्वालिटी का मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं। और जब कभी भी हम रोड प्रोवाइड करते हैं, जब कभी भी हम कोई पेमेंट डिजाइन करते हैं या पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑल्सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टन थिकनेस। थिकनेस इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो भी हमारा व्हील लोड है, अल्टीमेटली जब वो व्हील लोड हमारे सॉयल सब ग्रेड में आए, जब वो सॉयल सब ग्रेड तक पहुंचे, क्योंकि बॉटम मोस्ट जो लेयर होगी वो सॉयल की लेयर होगी, तो जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे ड्यू टू द व्हील लोड, ड्यू टू द ट्रैफिक लोड, अल्टीमेटली all these loads will be transferred to the all these loads will be transferred to the soil only। ये सभी के सभी लोड आप सॉइल को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो लेयर आपको दिख रही बॉटम में वो है सॉइल सबग्रेड की लेयर। उसके बाद आपको एक लेयर दिख रही है सब बेस कोर्स, देन देयर विल बी द लेयर ऑफ द बेस कोर्स, और सबसे टॉप में जो लेयर है वो है सरफेस कोर्स। अगर कॉस्ट के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी वो सरफेस कोर्स की होगी। क्यों? सबसे कॉस्टली जो कंस्ट्रक्शन होगा इन सभी लेयर्स में, सॉइल सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स, तो द मोस्ट कॉस्टली लेयर विल बी द सरफेस कोर्स। वाई? सरफेस कोर्स का कंस्ट्रक्शन सबसे महंगा होगा, क्या रीजन है? ये भी आपको पता है, बट जो आपने अलग अलग पॉइंट पे चीजों को डिस्कस किया है उन सब चीजों को रिलेट कर रहा हूं। तो वाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेस कोर्स विल बी बिटुमिनस लेयर रहेगा, इसलिए अरे बिटुमिन तो नीचे भी यूज करोगे आप। देखो सब में बिटुमिन, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर है, हर लेयर में ही है। टॉप लेयर के कॉस्टली होने का रीजन क्या है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आपको टॉप लेयर पे यूज करना पड़ेगा। यू नीड टू यूज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप लेयर और फॉर द सरफेस कोर्स। क्योंकि कल आपने देखा था कि सर जब यहाँ पर व्हील लोड आएगा, इस व्हील लोड की वजह से सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे दैट विल बी एट द टॉप, because the contact area is going to be minimum at the top। बट जैसे जैसे आप बॉटम में जाएंगे ये लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस लोड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री, जिसकी वजह से रजिस्टिंग एरिया हमारा इंक्रीज कर जाएगा एज द डेप्थ विल इंक्रीज। तो सेम व्हील लोड के लिए अगर एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो डेवलप्ड स्ट्रेसेस की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस जो हो रहे हैं व्हील लोड की वजह से जो डेवलप हो रहे हैं वो टॉप लेयर में हो रहे हैं। तो टॉप लेयर के कंस्ट्रक्शन में सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमें यूज करना पड़ेगा, और सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सबसे महंगा होगा। दैट्स वाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप लेयर इज गोइंग टू बी मोस्ट कॉस्टली। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो अगर एक फ्लेक्सिबल पेमेंट के क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करें तो वहां पर टोटल आपको 4 लेयर दिखेंगी।
सॉयल सबग्रेड की लेयर होगी, देन देयर विल बी द लेयर ऑफ द बेस कोर्स, देन देयर विल बी द लेयर ऑफ द सॉरी सॉयल सबग्रेड, सब बेस कोर्स, then base course, and the top layer is going to be the surface course. एज ए डिजाइनर हमारी चाहत ये है कि हम इस अलग अलग लेयर की बेस्ड ऑन द मटेरियल स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल आप यूज कर रहे, आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई नेशनल हाईवे है। अब एक नेशनल हाईवे है, मान लो कानपुर से जा रहा है कश्मीर तक। एक कोई नेशनल हाईवे है जो कि कानपुर से कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इस पूरे लेंथ में सभी जगह रोड की थिकनेस सेम नहीं होगी? इस पूरे लेंथ के दौरान सभी लेयर्स की थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होगी। द थिकनेस विल वेरी, पेवमेंट की थिकनेस वेरी करेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सर जैसे जैसे हर जगह पर सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो हम कितनी थिकनेस प्रोवाइड करेंगे ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि सॉइल में की प्रॉपर्टीज क्या हैं। कहीं पे मान लो सॉइल आपकी वीक है और वहां पर आपने कम थिकनेस प्रोवाइड कर दी, तो थिकनेस कम प्रोवाइड करने की वजह से सॉइल फेल हो जाएगी। तो जहां पर सॉइल आपकी वीक है वहां पर आपको इनकी लेयर्स की थिकनेस ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जहां की सॉइल स्ट्रांग है वहां पर आप अगर इनकी थिकनेस को कम भी प्रोवाइड कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप जब कभी भी पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सॉइल प्रॉपर्टीज। और फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइनिंग के लिए हम लोग सॉइल की प्रॉपर्टीज को, सॉइल की स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द CBR टेस्ट। तो जब कभी भी इसकी डिजाइनिंग की बात होगी, थिकनेस की बात होगी, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है? तो ये तो साफ हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब पहला पॉइंट देखिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जो लोड ट्रांसफर होता है वो टॉप से बॉटम पे ट्रांसफर होता है, और ये जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है इसको बोलते हैं ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब ये ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर का गेम क्या है? तो आपने बोला सर सरफेस कोर्स में भी अल्टीमेटली क्या होंगे, इस तरीके के एग्रीगेट्स ही तो होंगे। बेस कोर्स में भी एग्रीगेट, हाँ इनके स्ट्रेंथ पैरामीटर अलग अलग हैं, क्वालिटी अलग अलग है, समझ गए। तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी द मिक्स, दिस इज गोइंग टू बी मिक्स, यस और नो? अब होता क्या है बेटा, फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जो भी आपका लोड आ रहा है ये जाएगा इस एग्रीगेट पे। ये एग्रीगेट जितने भी अपने सराउंडेड एग्रीगेट से कनेक्टेड है, ये चारों तरफ क्या करेगा, इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिनसे जिनसे भी कनेक्टेड है। एंड सिमिलरली ये सभी एग्रीगेट जितने भी एग्रीगेट से कनेक्टेड हैं, ये ग्रेन टू ग्रेन इस तरीके से लोड को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये ग्रेन टू ग्रेन एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे लोड आ रहा है, और फाइनली इसी वजह से आप बोल लो कि हम लोड को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एक एग्रीगेट पे लोड आया, उसके सराउंडिंग जितने भी एग्रीगेट है उसने वो लोड उस पर ट्रांसफर कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्रीगेट ने अपने सराउंडेड एग्रीगेट में लोड को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज कर रही है आप देख पा रहे हैं ये लोड जो है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इस लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म को बेटा बोला जाता है ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट जो आपका लोड ट्रांसफर होता है दैट इज ड्यू टू द ग्रेन टू ग्रेन मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? बोलो भाई। तो तुम्हें सब कुछ नहीं छापना है कॉपी में, जितने पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं केवल वो लिखना है। तो ग्रेन टू ग्रेन से अब आपको आई थिंक ये याद आ जाएगा जब कभी भी आप रिवाइज करेंगे कि ग्रेन टू ग्रेन का मतलब क्या है। ठीक है? तो नोट्स इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं जो आपके रिवीजन में आपकी हेल्प करें। तो ये मेरा सजेशन है। ऐसा करने से लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं वाइड एरिया में,
और लोड को आप वाइड एरिया में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। क्योंकि सर सेम लोड के लिए जितना एरिया इंक्रीज होता चला जाएगा, एज द एरिया विल इंक्रीज, तो द डेवलप्ड स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी डिक्रीज। सेम लोडिंग के लिए जो डेवलप्ड स्ट्रेसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। सेम लोडिंग के लिए जो डेवलप्ड स्ट्रेसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। अब इस तरीके की पेमेंट, एज यू कैन सी दिस इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो यहां पर कोई भी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ नहीं होगी। अब फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी चीज की स्ट्रेंथ इन बेंडिंग टेंशन। जब आप किसी भी चीज में बेंडिंग अप्लाई कर रहे हैं तो उस बेंडिंग की वजह से कितना टेंसाइल स्ट्रेसेस वो बियर कर सकता है, उसकी मटेरियल की उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। तो एज दिस इज द फ्लेक्सिबल मटेरियल, एज दिस इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो इट विल हैव लो और निग्लेजिबल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। अगर ये रिजिड पेमेंट होती तो उसमें फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती है। अब ये बॉडी रिजिड है, इसको अगर बेंड करेंगे तो इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है। अब अगर कोई फ्लेक्सिबल बॉडी ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये वायर ले लूं, ये फ्लेक्सिबल है, तो व्हेन वी आर अप्लाइंग द लोड, तो एज यू कैन सी इट विल नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ, यस और नो, एज दिस इज द फ्लेक्सिबल बॉडी। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में लो और निग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ होती है। अगर इनमें से किसी भी लेयर पे कोई भी फेलियर होता है, अगर मान लो यहाँ की सॉइल फेल कर गई, एज दिस इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो मैंने लगता हर लेयर यहीं से फेल कर जाएगी। इफ देयर विल बी एनी फेलियर एट द बॉटम लेयर, बॉटम के किसी भी लेयर पे अगर कोई फेलियर होता है तो सेम फेलियर विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट एट द टॉप लेयर ऑफ द पेमेंट। क्योंकि सारी लेयर्स हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही ना, सारी लेयर्स हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही। तो कभी कभी देखा होगा स्पेशली बारिश के दौरान कि रोड ऊपर से पूरी सही है, कोई कुछ खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर की सॉइल सेटल हो जाने की वजह से उस पूरी जगह का पेमेंट सेटल कर जाता है। देखा है ऐसा सेटलमेंट वाला केस रोड में? आपने ऑब्जर्व किया होगा जब बारिश होती है पहली या दूसरी बार, और अगर कोई नई रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना होने की वजह से जब पानी पहुंचता है तो सेटलमेंट हो जाता है। तो देखोगे आप टॉप लेयर भी सेटल हो जाती है, यस और नो। तो वही अगला पॉइंट है कि फेलियर एट द बॉटम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द टॉप। बॉटम के किसी भी लेयर पे अगर कोई फेलियर होगा तो वो टॉप पे रिफ्लेक्ट होगा। सिंस टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर निग्लिजिबल, फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में टेम्परेचर स्ट्रेसेस का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम टेम्परेचर के लिए कोई खास डिजाइन भी नहीं करने वाले हैं। अरे भैया, जब टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप ही नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेसेस तब कब डेवलप होंगे? जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे बॉडी को। अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मूव कर रही है तो स्ट्रेसेस नहीं डेवलप होंगे ना। अगर कोई बॉडी फिक्स है, आप उसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर रखा है, तभी तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जो आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट बॉडी में स्ट्रेसेस डेवलप्ड होते हैं, यस और नो। तो एज देयर आर नो टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो यहां पर स्पेशली अगर बात करें तो जो ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग करेंगे इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। क्योंकि रिजिड पेमेंट के केस में ये स्ट्रेसेस डेवलप्ड होंगे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, तो उनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा डिजाइन में, अदरवाइज उन स्ट्रेसेस की वजह से हमारे पेमेंट में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। बट इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, एज दीज स्ट्रेसेस आर absent, ये स्ट्रेसेस जो हैं वो absent हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ज्वाइंट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड द ज्वाइंट इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। अगला पॉइंट देखिए साहब, अगर मैं बात करूं इस पेमेंट की, फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो ये ओवरऑल रिजिड पेमेंट के कंपैरिजन में कॉस्टली होती है या अनइकोनॉमिकल होती है? ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना।
ओवरऑल अगर बात करें, देखो मान लो, अब जाहिर सी बात, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो पैरामीटर शुड बी सेम। तो मान लो कोई एक 10 साल के लिए हम लोगों ने रिजिड पेमेंट बनाई, डिजाइन लाइफ 10 साल है, और सेम 10 साल के लिए हम लोगों ने एक फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाई और एक रिजिड पेमेंट बनाई। दोनों ही रोड की डिजाइन लाइफ सेम है। तो जब आप फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें स्टार्टिंग में लगने वाला पैसा कम है। तो इट इज हैविंग द लो इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन की, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट की कम है एज कंपेयर टू द रिजिड पेमेंट। क्योंकि अब आपने ये रोड 10 साल के लिए बनाई है, तो आप ये चाहते हैं कि ये रोड 10 साल तक सर्विसेबल रहे, 10 साल तक लोगों को ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कंफर्टेबली कंडीशन पे मूव कराए। तो जैसा कि आपको पता है कि देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटेनेंस। तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होते हैं हमारे इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो अगर पूरे 10 साल को हम कंसीडर कर लें, तो जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी, ओवरऑल कॉस्ट में दो कॉस्ट इंक्लूड है, एक इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और एक मेंटेनेंस कॉस्ट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू द रिजिड पेमेंट, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द रिजिड पेमेंट। क्योंकि रिजिड पेमेंट में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का, तो ओवरऑल कॉस्ट जो ज़्यादा निकल के आएगी फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में। तो दैट्स वाई यू आर सेइंग कि लो इनिशियल कॉस्ट बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट इज ओवरऑल अनइकोनॉमिकल। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द रिजिड पेमेंट। हमारा ये जो डिस्कशन चल रहा है वो रिजिड पेमेंट के रिस्पेक्ट में चल रहा है। सर, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन के लिए क्या हमारे पास कोई कोड है, कोई गाइडलाइंस हैं कि जब जब कभी भी कोई भी डिजाइन होगी, अब तो अब आप इन सब बातों को खुद से भी समझ सकते हैं। तो whenever we will talk about the designing, always we will follow certain specification, certain guideline। और ये स्पेसिफिकेशन और गाइडलाइन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी थी? बोलो भाई, जैकर कमेटी ने क्या कहा था? कि जैकर कमेटी ने बोला था कि एक ऐसी बॉडी बनाओ जिसका काम हो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का। तो ये गाइडलाइन क्या होंगी, स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, कैसी पेमेंट कंस्ट्रक्शन करने हैं, व्हाट विल बी द डिजाइन पैरामीटर, व्हाट शुड बी द करेक्ट डिजाइन पैरामीटर। यस। तो वी आर हैविंग वन कोड दैट इज IRC 37। तो IRC 37 डील्स विद द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। IRC 37, ये कोड नंबर भी याद रखना, कई बेसिक जो आपके एग्जाम होते हैं कभी कभी ये कोड नंबर भी पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी है आपको, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिल जाएगी? IRC 37 में। तो दिस इज द कोड। अब बताओ इनमें से किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो। नाउ वी हैव कवर्ड द डिस्कशन फॉर ऑल दीज पॉइंट्स। Now you can tell me if you have any doubt, any query at any point. Yes, IRC 58 we will use for the design of the rigid payment. तो अभी आ रहे हैं, रिजिड पेमेंट की भी बात करेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। रिजिड पेमेंट पे भी अगला डिस्कशन, अगली जो स्लाइड है दैट इज रिलेटेड टू द रिजिड पेमेंट ओनली, तो वहां पर बात करेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिस्कशन में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, जितने भी पॉइंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसमें कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। नहीं है तो इनको शॉर्ट में नोट कर लो, ये डायग्राम जरूर बना लेना। ड्रॉ दिस डायग्राम एंड नोट ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
एक बार सभी लोग नोट करके बेटा कंफर्म कर देंगे, हैव यू नोटेड ऑल द पॉइंट? प्लीज कंफर्म बेटा, हैव यू नोटेड ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? विवेक ने नोट कर लिया, व्हाट अबाउट अदर्स? चलिए साहब, तो अब अगली बातचीत करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट, और थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं रिजिड पेमेंट के बारे में भी। तो आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिजिड पेमेंट। अब रिजिड पेमेंट के अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करें, रिजिड पेमेंट के अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करें, तो यहां पर आप देखोगे सब कुछ तो ठीक है, बट एक लेयर गायब है यहाँ पर। विच लेयर इज एब्सेंट इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट? रिजिड पेमेंट के केस में कौन सी लेयर है जो आपने प्रोवाइड नहीं की है? विच लेयर इज एब्सेंट इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट? सब बेस कोर्स की लेयर नहीं है। क्यों नहीं है? वाई यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द सब बेस कोर्स लेयर इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट? पहला सवाल तो ये है।
अरे भैया, सॉइल सबग्रेड है, फिर सब बेस है, फिर बेस कोर्स है, फिर सरफेस कोर्स है। यहाँ पर सब बेस लेयर क्यों गैप कर दिया आपने? यहाँ पर सब बेस कोर्स की लेयर आपने क्यों गैप कर दी, क्यों नहीं प्रोवाइड किया? तो इसका रीजन बहुत सिंपल है बेटा, एक्चुअल में जरूरत नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर सब बेस कोर्स की लेयर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? देखो, आप अलग अलग लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इतनी थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका सिंपल सा रीजन है कि आप लोड को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। लेकिन रिजिड पेमेंट के केस में ऑलरेडी विदाउट सब ग्रेड ही, क्योंकि इसमें जो लोड ट्रांसफर का तरीका है, या आप बोल सकते हैं लोड ट्रांसफर की मैकेनिज्म है, नहीं, कॉस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन जरूरत की चीज को थोड़ा हटा देंगे। कॉस्ट को सेव करने के लिए जो इसेंशियल चीजें हैं उनको थोड़ा हटा देंगे। समझ रहे हो विवेक? तो एज ए डिजाइनर, एज ए इंजीनियर, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें, बट जो भी चीजें इसेंशियल हैं, जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो तो प्रोवाइड करेंगे ही ना, उसको इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, जब हम उसको समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि उस लेयर की यहाँ पर कोई खास जरूरत ही नहीं है। और जब उस लेयर की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमने उस लेयर को क्या कर दिया, हटा दिया। देखो जरा, तो यहाँ पर सिंपल सॉइल सबग्रेड बेस कोर्स की एक लेयर होगी और एक सीसी स्लैब है। सीसी स्लैब का मतलब है सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है। तो हालत कुछ ऐसी है कि मान लो इस हाथ के नीचे सॉइल है, इस हाथ के नीचे सॉइल है, ये हाथ हो गया आपका बेस कोर्स, और इसके ऊपर आपने ये बना दी एक सीसी की स्लैब। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो, यस और नो? तो इसके नीचे आपकी हो गई सॉइल की लेयर, सॉरी, ये हो गई सॉइल की लेयर, ये आपका हो गया बेस कोर्स, और ये हो गया आपका सीसी की स्लैब। अब जब इसमें व्हील लोड आएगा तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या बोलती है? जब आप इसमें अब व्हील लोड अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट लोड जो है ना, पहले पूरा का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटायर स्लैब में। मानते हो कि नहीं? whatever point load you are going to apply on this slab, first this load will be transferred to the entire slab, और इस स्लैब में जब पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद ये बॉटम लेयर्स पे जाएगा, एंड दैट लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म यू कैन कंसीडर एज द स्लैब एक्शन। भैया तुम कमरे में, जिस भी कमरे में हो, मान लो तुम फर्स्ट फ्लोर में हो, मैं अभी मान लो थर्ड फ्लोर पे हूं, तो मेरा जो लोड है, मैं ऑल्दो एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक रूम पे खड़ा हुआ हूं, बट ये क्या है, ये पॉइंट लोड एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है? आंसर इज नो। ये लोड पहले इस पूरी स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्लैब के बाद जा रहा है बीम पे, बीम के बाद कॉलम पे। यस और नो? तो ऑल्दो वी आर अप्लाइंग द पॉइंट लोड, बट इट विल एक्ट एज अ यूडीएल। तो ऑलरेडी आपका इस सीसी स्लैब की वजह से ही लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा एरिया में हो गया। तो इसलिए आपने यहां पर सब बेस कोर्स की कोई खास जरूरत नहीं समझी। इस स्लैब एक्शन की वजह से जब ये लोड बॉटम लेयर तक पहुंचेगा तो ऑलरेडी ये बहुत कम हो चुका होगा, इसकी वजह से एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डेवलप्ड स्ट्रेसेस जो होंगे वो ऑलरेडी बहुत रिड्यूस कर जाएंगे। और लोड ट्रांसफर के इस तरीके को बेटा हम लोग बोलते हैं स्लैब एक्शन। लोड ट्रांसफर के इस तरीके को हम लोग बोलते हैं स्लैब एक्शन। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जो लोड ट्रांसफर हो रहा था दैट इज ग्रेन टू ग्रेन। रिजिड पेमेंट के केस में जो आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ड्यू टू द स्लैब एक्शन। वो स्लैब एक्शन की वजह से हो रहा है। ऑलरेडी स्लैब एक्शन की वजह से अब आप बोल सकते हो कि अब हम और ज्यादा एरिया में इस लोड को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अब हम और ज्यादा एरिया में इस लोड को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द लोड इन द वाइडर एरिया। क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है तो आरसीसी में आपने पढ़ा होगा, एज पर IS 456/2000
तो आरसीसी में पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, that is FCR is the flexural strength of the concrete that will be equal to 0.7 under root FCK, जहां पर FCK जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कंक्रीट का ग्रेड है M20, अगर आपके, क्या हो गया, ये क्यों नाराज हो गया, अगर आपके पास कोई कंक्रीट है M20 ग्रेड की, तो इसके लिए FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अगर कोई M20 का ग्रेड है, मतलब उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर कर सकता है अप टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट कैन बियर द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अप टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज द मीनिंग। तो आरसीसी में बहुत डिटेल में आप इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो एज पर IS 456, एज दिस इज द सीमेंट कंक्रीट स्लैब, तो डेफिनेटली इट विल हैव सम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगी 0.7 अंडर रूट FCK। अब यहां पर आपने बोला कि अगर बॉटम लेयर पे कोई भी फेलियर होता है तो वो टॉप पे विजिबल नहीं होगा इस सीसी स्लैब की वजह से। अभी देखो, मान लो ये सॉइल है, ये आपका था बेस कोर्स, और ये आपका था कंक्रीट का स्लैब। अब जरा ध्यान से देखो तो तुम देख पाओगे यहां पर एक गैप दिखेगा तुम्हें। आर यू एबल टू सी दिस गैप बेटा? आर यू एबल टू सी दिस गैप, यस और नो? इस गैप को देखकर आपको ये पता चल रहा है कि बॉटम की लेयर फेल कर गई है, या तो सॉइल की लेयर फेल कर गई है, या तो ये बेस कोर्स फेल कर गया, जिसकी वजह से ये गैप दिख रहा है। बट क्या ये गैप आपको टॉप लेयर पे विजिबल है? क्या ये गैप आपको टॉप सरफेस पे दिख रहा है? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज द सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो लोकल फेलियर जो होंगे दैट विल नॉट बी विजिबल इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट के केस में लोकल फेलियर जो होने वाले हैं वो टॉप सरफेस पे विजिबल नहीं होंगे। यस और नो? तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ। तो लोकलाइज्ड फेलियर विल नॉट बी विजिबल एट द टॉप। जॉइंट्स आर प्रेजेंट, जैसा मैंने अभी आपको बोला था, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। देखो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। कैसे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है बताता हूं। अब अभी किसी भी दिन में आप देखिए, एक बार दोपहर में 12 बजे चले जाओ किसी रोड पे, दोपहर को 12 बजे, और एक बार चले जाओ रात को 2 बजे, क्या दोनों टाइम पे उस रोड पे टेम्परेचर सेम होगा? एनवायरमेंटल टेम्परेचर दिन में 12 बजे टेम्परेचर कुछ और था, रात में 12 बजे टेम्परेचर कुछ और है। और जब कभी भी टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, एंड एज दिस इज द रिजिड बॉडी, तो देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेसेस ड्यू टू दिस टेम्परेचर वेरिएशन। इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। और अगर आपने डिजाइनिंग के टाइम पे उन स्ट्रेसेस को कंसीडर नहीं किया, if you have not considered those stresses from the designing aspects, तो it will develop the crack। इन stresses की वजह से cracks develop हो जाएंगे। इसलिए हम लोग रिजिड पेमेंट के केस में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक भी रहने वाला है, डिजाइन ऑफ द एक्सपेंशन ज्वाइंट एंड डिजाइन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। ठीक है भाई। हाई इनिशियल कॉस्ट, अगर कॉस्ट की बात करें तो इसकी इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बट इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट के केस में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। सो इट विल हैव द हाई इनिशियल कॉस्ट बट इट विल हैव द लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ओवरऑल अगर बोलें तो भैया ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो, ओवरऑल फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में ये क्या हो जाएगी,
overall as compared to the flexible payment it is going to be economical। और जैसे हमारे पास IRC 37 था फॉर द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, इन अ सिमिलर वे वी आर हैविंग द IRC 58 फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट को डिजाइन करने के लिए हमें गाइडलाइंस जो मिलेंगी, जो स्पेसिफिकेशन फॉलो करनी है, दैट वी नीड टू फॉलो द गाइडलाइन एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द IRC 58। कहीं पे कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तकलीफ हो, समस्या हो, बता दो। If anyone having any doubt, any query at any particular point, you can ask your doubt. तो this was the discussion about the flexible payment and rigid payment। तो अभी कुछ बेसिक जान पहचान हम लोगों ने करी है फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के साथ। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। कंफर्म भी कर देंगे आप लोग, सभी लोग क्लियर है या नहीं है। नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, गिव द हेडिंग रिजिड पेमेंट एंड नोट डाउन। और शॉर्ट में नोट करना भाई, जो जो पॉइंट अंडरलाइन किए हैं केवल उन्हीं को नोट करना। नोट कर लिया बेटा सभी ने? एक बार कंफर्म कर देंगे, हैव यू नोटेड ऑल दिस डिटेल?
ओके, विवेक ने नोट कर लिया। व्हाट अबाउट अदर्स? चलो, तो आई होप ये डिस्कशन सभी को क्लियर है रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। चलिए साहब, अब बातचीत स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिलेटेड। तो देखो, फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पर रिजिड पेमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ इम्पीरिकल मेथड्स हैं, और जैसा हम लोग जानते हैं कि जो भी इम्पीरिकल मेथड्स होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ द मटेरियल। तो लाइक वी हैव सर्टेन मेथड्स, जैसे ग्रुप इंडेक्स मेथड की हेल्प से आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन कर सकते हैं। देखो, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं अलग अलग लेयर की थिकनेस फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि व्हाट विल बी द टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट बेस्ड ऑन द सॉइल पैरामीटर। सॉइल की जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे अलग अलग लेयर की थिकनेस क्या होगी, या फिर टोटल थिकनेस क्या होने वाली हमारी पेमेंट की। दैट इज द डिजाइन एस्पेक्ट्स, यस और नो? तो फॉर दैट वी कैन यूज द CBR मेथड, we can use the group index method, we can use the CRV method. All these are the empirical method that are based on the physical properties of the material, or you can say based on the strength parameter of the material. अगर हम मेथड्स की बात करें तो हमारे पास कुछ सेमी इंपीरिकल मेथड्स भी हैं। वी आर हैविंग सम सेमी इंपीरिकल मेथड लाइक ट्राई एक्सियल मेथड। तो these methods are based on the stress strain function and observation। तो कुछ तो आप एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस कर रहे हैं, और कुछ चीजें आप कंसीडर कर रहे हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द डिजाइन स्टेप्स यू आर कंसीडरिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दीज आर द सेमी इंपीरिकल मेथड। कुछ हमारे पास थियोरेटिकल मेथड्स भी होते हैं दैट आर टोटली बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल अप्रोच। ये पूरे के पूरे जो मेथड होते हैं ये टोटली मैथमेटिकल अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। तो जैसे हमारे पास एक है बर्मिस्टर्स मेथड, इलास्टिक लेयर थ्योरी मेथड। तो दीज आर द प्योरली मैथमेटिकल मेथड्स for the designing of the, or you can say these are the theoretical method for the designing of the flexible payment। फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के ये आपके थ्योरेटिकल मेथड है। और एक अगला मेथड है दैट इज मैकेनिस्टिक अप्रोच, मैकेनिस्टिक इंपीरिकल मेथड। और IRC 37 जो हमारा मेथड है दैट इज द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द मैकेनिस्टिक अप्रोच। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वी विल हैव द डिटेल डिस्कशन फॉर दिस मेथड। तो हमें जो मेन फोकस करना है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग कैसे करें एज पर द IRC 37 मेथड। दिस इज गोइंग टू बी द मेन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। करेंगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वी विल हैव वन कंप्लीट लेक्चर जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि IRC 37 की क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, क्या प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप एक फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दैट। बट अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए डिजाइन करेंगे तो उसके लिए पहले कुछ पैरामीटर्स हैं। तो देयर आर 4 और 5 पैरामीटर्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टू द डिजाइन स्टेप्स। तो डिजाइन स्टेप्स में जाने के पहले हम बात कर लेते हैं इन पैरामीटर की। तो अभी केवल इन पैरामीटर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस ध्यान से आप सुनिएगा। पहला पैरामीटर है स्टैंडर्ड एक्सल लोड। तो हमें पता है कि एक व्हीकल पे 2 एक्सल होते हैं, फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल, आगे का एक्सल और पीछे का एक्सल। जैसे आपने ट्रक में देखा होगा, रेयर एक्सल में हो सकता है 2-2 व्हील दोनों साइड प्रोवाइड किए गए हों।
कार में अगर आप देखते हैं तो फ्रंट एक्सल में भी दोनों साइड एक एक व्हील होता है और रेयर एक्सल में भी दोनों साइड आपका एक एक व्हील होता है। यस और नो? तो देयर आर डिफरेंट एक्सल कॉन्फ़िगरेशन। रोड पे अगर हम व्हीकल्स को देखें जाके तो हमें पता चलेगा कि व्हीकल्स में देयर आर डिफरेंट एक्सल कॉन्फ़िगरेशन। तो डिजाइनिंग के लिए जब कभी भी हम एक्सल की बात करेंगे तो इस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे एज द स्टैंडर्ड एक्सल लोड। दिस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वी आर गोइंग टू कंसीडर एज द स्टैंडर्ड एक्सल लोड, जहां पर एक एक्सल पे ये दो दो व्हील आपने प्रोवाइड किए हैं। तो टू व्हील्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स, और यू कैन से टू व्हील्स आर प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ दिस एक्सल। और इन दोनों व्हील पे लोड कितना है? 2050 kg। तो टोटल यहां पर आपको इस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में 4 व्हील देखने को मिल रहे हैं, और एक व्हील पे अगर लोड है 2050 kg, तो आप बोल सकते हैं कि ये लोड आ जाएगा 8200 kg। इसको आप 82 किलो न्यूटन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको 8.2 टन बोल सकते हैं। यस और नो? 8200 kg बोल दो, 82 किलो न्यूटन बोल दो, या फिर 8.2 टन बोल दो। तो ये टोटल लोड है आपका इस एक्सल में। दिस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वी विल कंसीडर एज द स्टैंडर्ड एक्सल। तो आगे चल के अभी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे डिजाइनिंग की, तो हमें देखेंगे कि हमें स्टैंडर्ड एक्सल की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड एक्सल के नाम पे हम इस एक्सल को कंसीडर करने वाले हैं। बट ये जो था, ये 8200 kg का जो वेट था, ये प्रीवियस कोड के हिसाब से था। और जैसा आप सभी को पता है, टाइम टू टाइम ये जितने भी कोड आपके होते हैं, जितने भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, इनको रिवाइज भी किया जाता है। तो लेटेस्ट जो रिवीजन हुआ वो 2012 में हुआ, और 2012 में क्या चेंज किया गया कि इस स्टैंडर्ड एक्सल लोड, जिसका एक्सल यही कॉन्फ़िगरेशन यही कंसीडर किया गया, स्टैंडर्ड एक्सल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं किया गया, बट चेंज क्या हुआ कि जो टोटल लोड है इस एक्सल पे, वो 42 किलो न्यूटन से चेंज कर दिया गया 80 किलो न्यूटन को। तो ओनली द लोड हैव बीन चेंज फ्रॉम 82 किलो न्यूटन टू 80 किलो न्यूटन एज पर द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ द IRC 37। तो अगर पहले बात करें 2012 के पहले, तो स्टैंडर्ड एक्सल लोड कॉन्फ़िगरेशन ये था, जिसमें टोटल जो लोड हुआ करता था वो 82 किलो न्यूटन होता था। समय के साथ डिमांड के साथ देखते हुए कुछ चेंजेस हुए। 2012 के बाद क्या चेंज किया गया कि कॉन्फ़िगरेशन यही रखा गया, लेकिन इसके लोड को चेंज कर दिया गया 82 किलो न्यूटन से 80 किलो न्यूटन पे। तो आपको कम से कम इतनी बातें पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो दिस इज द फर्स्ट डिजाइन पैरामीटर दैट वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिलेटेड ये पहला डिजाइन पैरामीटर है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप ये सभी को क्लियर है। आई होप आगे चल के इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही डिजाइन पैरामीटर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ही डिजाइन पैरामीटर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बातचीत कर लेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? The information, the detail about the standard load configuration is clear to everyone? सभी को ये बातें क्लियर हैं? चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। अगला जो पैरामीटर है कि आप जब कभी भी एक व्हील लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो उस व्हील लोड की वजह से किसी पर्टिकुलर डेप्थ जेड पे कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, ये कैसे निकालें? ध्यान से समझना। whenever we are applying the wheel load, तो ड्यू टू दैट व्हील लोड, आपको ये तो पता है कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी, ये डेवलप्ड स्ट्रेसेस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। चलो ये बात मैं मान ली आपकी, इतना तो पता ही चल गया। बिकॉज द एरिया इज गोइंग टू बी इंक्रीज, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी एरिया भी इंक्रीज करेगा, तो जिसकी वजह से डेवलप्ड स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। बट सवाल ये कि किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं,
तो क्या उस स्ट्रेस को निकालने के लिए हमारे पास कोई तरीका है? तो सॉइल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था कि आप किसी भी डेप्थ पे स्ट्रेसेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जहां पर आपने न्यूमैन चार्ट के बारे में पढ़ा होगा। सर्कुलर लोडिंग अगर है तो स्ट्रेस कैसे निकालें, लाइन लोडिंग है, अगर लाइव लोडिंग और लाइन लोडिंग है उस केस में स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करें। तो यू मस्ट हैव डिस्कस्ड अबाउट द 4 और 5 मेथड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड ड्यू टू द अप्लाइड लोड पी। अप्लाइड लोड पी की वजह से किसी भी डेप्थ पे जो भी स्ट्रेसेस होंगे उनको फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक खेल है। ये हमारी रोड है और कार कहाँ गई मेरी? देखो, ये हमारी रोड सरफेस है और ये हमारा टायर है। जहां पर ये रोड और टायर कनेक्ट हो रहा है, जहां पर भी ये रोड और टायर का जो कांटेक्ट हो रहा है, अगर इस कांटेक्ट शेप की बात करें तो कैसा होगा ये कांटेक्ट शेप? कैसा होगा ये कांटेक्ट शेप बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट? एनी आइडिया? If I talk about the actual contact shape between the tire and the pavement, तो ये शेप किस तरीके की होगी? अगर नहीं विजुलाइज कर पा रहा तो मैं बता देता हूं। ये शेप होगी इलिप्टिकल। द एक्चुअल कॉन्टेक्ट शेप बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट इज गोइंग टू बी इलिप्टिकल। अब जैसे ही आपको ये पता चला कि हमारे टायर और पेवमेंट के बीच का जो कांटेक्ट शेप है वो इलिप्टिकल है, समस्याएं बढ़ गई। कैसे समस्या बढ़ गई? कि इलिप्टिकल लोडिंग के लिए किसी डेप्थ पे स्ट्रेस को फाइंड आउट करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो वी डोंट हैव एनी मेथड जिसकी हेल्प से हम इलिप्टिकल लोडिंग की वजह से किसी भी डेप्थ पे स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए। तो फिर यहां पर आपने एक लिया इंपॉर्टेंट एजम्पशन। आपने बोला कि एक्चुअल जो कांटेक्ट शेप है वो तो इलिप्टिकल है, बट हम उसको कंसीडर कर रहे हैं सर्कुलर। केवल शेप चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं। केवल शेप चेंज कर रहे हैं, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज योर एजम्पशन, ऐसा होगा नहीं। दिस इज योर एज्यूम्ड शेप। दिस इज योर एज्यूम्ड कांटेक्ट शेप बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट। और जैसे ही बेटा आपने इसको सर्कुलर लोडिंग एज्यूम किया, जैसे ही इसको आपने सर्कुलर शेप एज्यूम किया, काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था फॉर सर्कुलर लोडेड एरिया एज पर द बोंस्की इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेस एट एनी डेप्थ। किसी भी डेप्थ पे आप स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यस और नो? बट द व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर लोडिंग। ये पूरा मेथड जो है, ये पूरी इक्वेशन जो है वो सर्कुलर लोडिंग के लिए ही वैलिड है। तो एज वी आर नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस एट एनी डेप्थ ड्यू टू द इलिप्टिकल लोडिंग, तो इसलिए हमने सेम एरिया में केवल इसकी शेप को एज्यूम कर लिया सर्कुलर। सर्कुलर लोडिंग हो गई तो सर्कुलर लोडिंग के लिए हमें पता है कि वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेसेस एट एनी डेप्थ विद द हेल्प ऑफ द बोंस्की इक्वेशन। तो ये सेकंड डिजाइन पैरामीटर हो गया। आज के बाद अब आप किसी भी डेप्थ पे किसी भी लोड की वजह से, मोर प्रिसाइजली किसी भी सर्कुलर लोडिंग की वजह से जितने भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनकी वैल्यू को भी अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो अब तक फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन से रिलेटेड हम लोगों ने दो पैरामीटर डिस्कस कर लिए। एक हमारा पैरामीटर था स्टैंडर्ड एक्सल लोड, स्टैंडर्ड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा पैरामीटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेस एट एनी डेप्थ ड्यू टू द सर्कुलर लोडिंग। सर्कुलर लोडिंग की वजह से किसी भी डेप्थ पे हम स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन।
चलिए साहब अगले डिजाइन पैरामीटर की बात करते हैं। चलो इसके बारे में कल बातचीत करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज गोइंग टू बी द रिजिडिटी फैक्टर। यहां से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, दैट इज द रिजिडिटी फैक्टर। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से देखिए, रिजिडिटी फैक्टर की अगर बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द कांटेक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कई बार पूछा गया है कि रिजिडिटी फैक्टर होता क्या है। तो रिजिडिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द कांटेक्ट प्रेशर एंड द टायर प्रेशर। अब जरा समझो, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये टायर है, टायर के अंदर प्रेशर होगा जिसको आपने रेफर किया टायर प्रेशर, और ये टायर आपके पेवमेंट के कांटेक्ट में है, यस और नो। तो यहां पर एक कांटेक्ट प्रेशर भी डेवलप हो रहा होगा। तो रिजिडिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द कांटेक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर। अगर कभी भी रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब क्या है, हमारे जो टायर्स हैं उनकी वॉल्स जो होंगी दैट विल बी अंडर टेंशन। तो टायर की जो वॉल है उनमें टेंशन डेवलप हो रहा है या कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको समझने के लिए आपने एक फैक्टर डिफाइन किया जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी फैक्टर। तो पहला तो ये पॉइंट था कि व्हाट इज द रिजिडिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ द कांटेक्ट प्रेशर एंड द टायर प्रेशर। और अगर कभी भी रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है तो ये इंडिकेट करेगा, ये बताएगा आपको कि जो टायर की वॉल्स हैं वो अंडर टेंशन है। सिमिलरली अगर रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वॉल्स आर अंडर कंप्रेशन। अगर रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उस केस में आपके टायर की जो वॉल्स होंगी दैट विल बी अंडर कंप्रेशन। तो ये आप पता कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द रिजिडिटी फैक्टर। केवल और केवल रिजिडिटी फैक्टर की वजह से ये बात आप पता लगा पाएंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो बेटा। तो 3 पैरामीटर हो गए, स्टैंडर्ड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा पैरामीटर आपने बात कर ली दैट वाज द स्ट्रेस एट एनी डेप्थ, और तीसरा पैरामीटर आपने डिस्कस कर लिया रिजिडिटी फैक्टर। चलिए साहब अगले पैरामीटर की बात करते हैं। तो यहां पर एक आपको बात पता होनी चाहिए, एज पर आईआरसी किसी भी टायर पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, टायर प्रेशर की अगर बात करें तो दैट इज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the standard value of the tire pressure as per IRC? That is going to be 7 kg per centimeter square. That you should know. ठीक है साहब, ये बात हो गई। अगला पैरामीटर आता है रिपीटिशन ऑफ द लोड। यार एक कॉमन सेंस की बात है, मान लो एक रोड है, इसमें आपको कोई डैमेज क्रिएट करना है। तो एक मान लो ये व्हील लोड है जो पी लोड है, इसमें आपको एक डैमेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो जब ये व्हील लोड बार बार इस रोड पे घूमेगा जिसकी वजह से कोई ना कोई तो डैमेज क्रिएट होगा ही ना। जब ये व्हील लोड रिपीटेबली हमारी पेवमेंट पे मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट की वजह से कोई ना कोई तो डैमेज डेवलप होगा, यस और नो। और बहुत कॉमन सेंस की बात है, मान लो ये n टाइम्स रिपीट कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि P और N में कोई रिलेशनशिप होगा क्या? P और N में कोई रिलेशनशिप होगा क्या? भैया अगर लोड ज्यादा है तो वो कम रिपीटिशन में डैमेज डेवलप कर देगा। उतना ही डैमेज डेवलप करने के लिए अगर लोड की वैल्यू कम है तो नंबर ऑफ रिपीटिशन इंक्रीज करने पड़ेंगे। मानते हो कि नहीं? ज्यादा लोड के लिए सेम डैमेज की अगर मैं बात करता हूं तो अगर लोड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ रिपीटिशन रिक्वायर्ड विल बी लेस। अगर लोड की वैल्यू कम होगी उस केस में नंबर ऑफ रिपीटिशन रिक्वायर्ड विल बी मोर। तो क्या लिख सकते हैं कि P और N आर रिलेटेड टू ईच अदर इन दिस वे, वेयर P इज द लोड एंड N इज द नंबर ऑफ रिपीटिशन। तो वही तो है एस, ये गणित बताई किसने? मैकलॉड साहब ने। तो इन्होंने बोला P1N1 जो होगा वो P2N2 के बराबर होगा फॉर द सेम डैमेज, फॉर द हैवियर लोड
the less number of repetition will required, and for the lesser road the more number of repetition will required. कॉमन सेंस की बात थी, that we can easily understand with the help of the basic common sense. तो अब तक बेटा मैंने आपके साथ 4 फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं और यू कैन से 4 डिजाइन पैरामीटर डिस्कस कर लिए हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या एक बार कंक्लूड कर लेते हैं. आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया. तो सबसे पहले हम लोगों ने पेमेंट का रूल समझा, फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स समझी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स समझी रिजिड पेमेंट की, फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, और फिर डिज़ाइन पैरामीटर का डिस्कशन स्टार्ट हुआ. तो डिज़ाइन पैरामीटर में टोटल 5 पैरामीटर हमें कवर करने हैं, जिसमें से 4 पैरामीटर हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिए हैं. तो पहला डिज़ाइन पैरामीटर था, दैट वाज द स्टैंडर्ड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन. दूसरा डिजाइन पैरामीटर है स्ट्रेस एट एनी डेप्थ ड्यू टू द सर्कुलर लोडिंग. तीसरा हम लोगों ने फैक्टर डिस्कस किया, दैट इज द रिजिडिटी फैक्टर. और चौथा पैरामीटर हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेटेड टू द नंबर ऑफ रिपीटिशन. तो एक फैक्टर रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कल थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं ESWL. तो दिस इज गोइंग टू बी द 5th डिजाइन पैरामीटर. ESWL का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? What is the full form of the ESWL? ESWL stands for ESWL stands for anyone? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहां से 2 नंबर का सवाल एक बार तो गेट में आया है, और क्योंकि एक बार आया है तो कभी भी आ सकता है. तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 2 मार्क प्रॉब्लम. तो यहां से एक अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है आपको 2 मार्क्स का. बिल्कुल, तो हम लोग कल इसका कंसेप्ट भी समझेंगे और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल के बारे में भी बातचीत करेंगे. क्लास में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे. इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड व्हील लोड नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट. इसका फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड. ESWL stands for the equivalent single wheel load. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग कल की क्लास में. तो कल की क्लास में क्या मुद्दा होगा, पहला हम लोग बातचीत करेंगे इस डिजाइन पैरामीटर के बारे में, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल, और उसके बाद जो मेन डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा, दैट वी विल गो फॉर द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एज पर द IRC 37 मेथड. तो तुम्हें याद है अब तक 2-3 टॉपिक ऐसे तुम देख चुके हो, जैसे तुमने देखा होगा ग्रीनफील्ड मॉडल, भर भर के सवाल मिले थे. बोलो भाई, ग्रीनफील्ड मॉडल याद है कि भूल गए? कोई दिक्कत नहीं है विवेक, उससे कोई दिक्कत नहीं. केवल हम वॉल्स टायर की क्या सिचुएशन है, ज्यादा प्रेशर होगा टायर फट जाएगा, ज्यादा प्रेशर होगा टायर फट जाएगा, होता है ना. तो पेमेंट को दिक्कत नहीं है, यूजर को दिक्कत हो जाएगी. पेमेंट को दिक्कत नहीं है, यूजर को दिक्कत हो जाएगी. तो आपको याद होगा ग्रीनफील्ड मॉडल, बहुत सारे सवाल आपने देखे रिलेटेड टू द ग्रीनफील्ड मॉडल, याद है. फिर वैसा ही एक टॉपिक आपने देखा, डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड, याद आया? तो डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड के भी भर भर के सवाल थे. वैसा ही एक टॉपिक है. तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज तो मत करिएगा, कल से प्रैक्टिस करिएगा, आज आप पुराने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. तो एक ऐसा ही टॉपिक कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एज पर द IRC 37 मेथड. तो लगभग आप ये बोल सकते हैं कि हर साल आपको वहां से गेट में 2 नंबर का सवाल देखने को मिलता है. तो फ्रिक्वेंटली यू विल फाइंड अ 2 मार्क प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, और वैसा ही एक ही फॉर्मूला, उसी पे बेस्ड सवाल, सिंपल सा प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों बार बार आता है, पता नहीं क्यों बार बार आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है.
तो कल की क्लास फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और उसके बाद वी विल, और कल ही हम लोग कोशिश करेंगे कि सीबीआर टेस्ट की भी बात कर लें, बिल्कुल करेंगे। तो सीबीआर से रिलेट कर देंगे, और फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग में सीबीआर टेस्ट ही क्यों करते हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे। देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द रिजिड पेमेंट। तो ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। तो लगभग लगभग 3-4 क्लासेस आपकी और बची हैं। तो वी आर गोइंग टू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस कोर्स विद इन 3 और 4 क्लास। ठीक है, तो आई होप द आज का डिस्कशन सभी को क्लियर है। द टुडेज डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब तक का जितना भी डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। पुराने टॉपिक्स जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, हाईवे मटेरियल हो गया है, और आज आपने मार्शल रेलवे एंड एयरपोर्ट का अलग से कोर्स आएगा बेटा। तो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो हाईवे का वेटेज क्योंकि ज्यादा रहता है, तो हाईवे के बारे में बातचीत हो गई है। एंड वी हर बैच के लिए रेलवे एंड एयरपोर्ट का एक सेपरेट छोटा सा कोर्स आएगा 20-22 घंटे का। बहुत ज्यादा डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो वी विल डिस्कस द रेलवे एंड एयरपोर्ट सेपरेटली। ठीक है, इसके साथ नहीं होगा, कोर्स ही अलग प्लान कर रखा है। कोर्स ही अलग प्लान कर रखा है। हाईवे एक पार्ट में पढ़ेंगे, रेलवे एक और एयरपोर्ट एक पार्ट में पढ़ेंगे। हाँ मैं ही लूंगा, मैं ही लूंगा बेटा, मैं ही लूंगा। अभी अभी रेलवे एयरपोर्ट एक बैच में हुआ, जो भी आपका ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो विजय बैच हुआ है उस पर भी रेलवे एयरपोर्ट का डिस्कशन हुआ है, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ। अरे अभी लास्ट वीक नहीं, जब आपकी एक क्लास पर डे हो रही थी तो मॉर्निंग में ड्रॉपर बैच चल रहा था रेलवे एंड एयरपोर्ट का। ठीक है, तो बट उससे क्योंकि वहां पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना था। बट वी विल हैव फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू जो भी कंसेप्ट है उसके लिए 3 या 4 दिन का, आई थिंक कितना मैक्सिमम 5 दिन का कोर्स आएगा। तो एज पर द प्लानिंग वो कोर्स आपके प्लानर में अपडेट भी हो जाएगा, और वहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रेलवे एंड एयरपोर्ट का। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट, आई विल टेक द रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग डिस्कशन ऑल्सो। चलिए, तो मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।